हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रिसेंटली नासा ने अपनी स्टडी में पब्लिश किया है कि सैटर्न एक टाइम पे अपनी रिंग्स खो देगा। हमारे सोलर सिस्टम का शायद सबसे आइकॉनिक प्लैनेट जिसकी बहुत ही डिस्टिंक्ट रिंग्स दिखती है, इसकी रिंग्स आने वाले कुछ मिलियन सालों में जा सकती है। तो डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, और साथ ही साथ सैटर्न के बारे में भी बहुत कुछ यहाँ पे जानेंगे। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे हो सकती है विद आर पेन ड्राइव एंड एंड्रॉइड कोर्सेज, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyIQ.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए फ्लैट 60% की सेल चल रही है। फेसबुक पर मेरी आईडी है prashant.dhawan.79। इस आईडी को आप गूगल या फिर फेसबुक पे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और पीडीएफ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब ये टॉपिक आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ एज यू कैन सी, ये हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का सीक्वेंस है। ये हमारा सूर्य हो गया, फिर है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और छठे नंबर पर सिक्स्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का सैटर्न इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। फिर आता है सातवें नंबर पर यूरेनस, और फिर आता है नेपच्यून। प्लूटो को एज ऑफ दिसंबर 2018, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हम प्लैनेट नहीं मानते। और अगर हम साइज की बात करें तो ओवरऑल सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है साइज में। नंबर 1 पे कौन है? जुपिटर। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि सैटर्न एक गैसियस प्लैनेट है। ये आप लाइन देख रहे हैं, देखो, ये 4 प्लैनेट हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। यहाँ पे आपके पास अगर एक प्रॉपर सूट हो, अर्थ को छोड़ के आपके पास एक प्रॉपर एक सूट हो, ऑक्सीजन हो, तो आप मरकरी, वीनस और मार्स में जी सकते हैं। आपको अगर प्रोटेक्शन मिल जाए तो आप जी पाएंगे कुछ टाइम के लिए। आप जुपिटर में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तीनों गैसियस प्लैनेट हैं। मान लीजिए आप अगर यहाँ पे खड़ा होने की कोशिश करते हैं इसके सरफेस पे, तो आप गिरते जाएंगे कई किलोमीटर तक, और फिर जाके शायद आप किसी हार्ड सरफेस से टकराएंगे, और ओवरऑल जो फॉल होगा उसी में कोई भी लिविंग क्रीचर बहुत ही आसानी से मर सकता है। तो ये बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स से डिफरेंट है। ये जो चारों प्लैनेट हैं ये रॉकी प्लैनेट है, इनका जो सरफेस है वो सॉलिड है, वहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं, वहाँ पे एक रोवर चल सकता है। मगर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून पे आप कोई रोवर या कोई एस्ट्रोनॉट को नहीं उतार सकते। और जो ये नाम है सैटर्न, ये रोमन गॉड की मैथोलॉजी से आता है। एक टाइम था रोम में कि वहाँ पर उनके खुद के गॉड्स होते थे। आज के टाइम में तो ऑफकोर्स इटली, रोम में वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, मगर क्रिश्चियनिटी के आने से पहले इनके खुद के मैथोलॉजिकल गॉड्स होते थे। तो उनमें से एक गॉड थे द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, उनका नाम था सैटर्न। उन्हीं के नाम पे इस प्लैनेट का नाम रखा गया है। और सिमिलरली आप अगर मरकरी को देखो तो मरकरी है रोमन मैथोलॉजी में गॉड ऑफ कॉमर्स और ट्रैवल। वीनस है रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, क्योंकि वीनस बहुत ही सुंदर तरीके से जगमगाता है आसमान में। आप अगर चांद और सूरज को इग्नोर करें तो वीनस सबसे ज़्यादा आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखेगी इन द स्काई। तो इस वजह से इस प्लैनेट को वीनस का नाम दिया गया है, द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी भी मैथोलॉजी से नहीं आता। ये एक ओल्ड इंग्लिश जर्मैनिक शब्द है जो हम यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स वेरियस लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे अर्थ को अलग नाम से बुलाया जाता है। सिमिलरली आप अगर मार्स को देखें, ये तो बहुत फेमस है, रोमन गॉड ऑफ वॉर, क्योंकि जो इसका कलर है रेड है। उसके अलावा जुपिटर जो है, जुपिटर जो नाम था वो रोमन मैथोलॉजी के गॉड्स के किंग का था, द किंग ऑफ ऑल गॉड्स। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और पूरे सोलर सिस्टम को डोमिनेट करता है एक्सेप्ट द सन, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है द किंग ऑफ रोमन गॉड्स के ऊपर। फिर है यूरेनस, जो स्वर्ग के देवता थे, उनके नाम पर यूरेनस का नाम रखा गया है। और नेपच्यून जो है ये नाम रखा गया है रोमन गॉड ऑफ सी के ऊपर। गॉड ऑफ सी क्यों? क्योंकि नेपच्यून को आप बहुत ही दूर से देखेंगे तो वो ब्लू नज़र आता है, और इसलिए इसको रोमन गॉड ऑफ सी से कंपेयर किया गया है। अब सैटर्न को आपको पता है एक बहुत ही डिस्टिंक्ट लुक मिली हुई है। इसका रीज़न है उसकी रिंग्स। आई एम श्योर आप जब बचपन में
किताब पढ़ते होगे, आपने पहली बार सैटर्न को किसी बुक में देखा होगा, तो इमीडिएटली आपके माइंड में थॉट आएगा कि इसकी रिंग्स क्यों हैं, ये इतना यूनिक क्यों दिखता है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे अगर दूर से देखें तो जेन्युइनली एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लैनेट है और दूर से देख के बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक लगता है, इसकी रिंग्स की वजह से बहुत ही खास दिखता है। मगर आप अगर करीब से देखोगे तो इसकी रिंग्स बेसिकली डिबरी है। डिबरी जो शब्द है उसका मतलब होता है मलबा, ये बेसिकली मलबा ही है। ओवर द ईयर्स वेरियस थ्योरीज बनी है कि सैटर्न को उसकी रिंग्स कैसे मिली होंगी। कुछ थ्योरीज ये कहती है कि सैटर्न इतना बड़ा प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो यहां से कोई अगर एस्ट्रॉयड या कोई बहुत ही बड़ा कॉमेट गुजर रहा होगा तो वो सैटर्न की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा और उस अट्रैक्शन के बाद यहाँ पे कोलिजन हुआ होगा, टक्कर हुई होगी और उस एस्ट्रॉयड के जो पीसेज हैं, जो अंश हैं, वो आज भी इस तरीके से यहाँ पे बिखरे हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि एस्ट्रॉयड ये एक से ज़्यादा हो, 2-3 भी हो। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि जो ये मलबा है ये सैटर्न से ही निकला है। एक टाइम पे जो उसका आउटर एक लेयर हुआ करती थी वो ही धीरे धीरे अलग हो गई और ये एक बेल्ट सी उसके आसपास बन गई, जो दूर से देखने पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिंग के रूप में नज़र आती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का अकेला प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग्स हैं। हाँ, सैटर्न की रिंग्स सबसे ज़्यादा हैं, 13 रिंग्स मानी जाती है, 13 लेयर्स है रिंग्स की और अपने आप में काफ़ी डिस्टिंक्ट है, दूर से नज़र आती हैं। मगर बाकी जो गैसियस प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, जैसे जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, इनकी भी रिंग्स हैं। आप इनको गूगल कर सकते हैं, इमेजेस में आप देख सकते हैं बाद में। बहुत ही सुंदर रिंग्स होती हैं इनकी, मगर बहुत ही फेंट होती है, उनको टेलीस्कोप से देख पाना इतना आसान होता नहीं है। इसलिए ज़्यादातर जो आप सोलर सिस्टम की इमेज देखते हैं वहाँ पे जुपिटर और यूरेनस, नेपच्यून की आपको रिंग्स दिखती नहीं है, बस सैटर्न की बहुत ही खास तरीके से रिंग्स आपको नज़र आती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सारे जो गैस जाइंट प्लैनेट्स हैं, जैसे कि ये चारों प्लैनेट्स जो मैंने आपको बताया था, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जिनको हम जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो लाइन है ना, ये मैंने खींच दी। मार्स के बाद जो भी प्लैनेट्स आते हैं इनको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट, क्योंकि सारे प्लैनेट गैस जाइंट्स हैं और यहाँ पर आपको रिंग्स ज़रूर मिलेंगी। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका कोई एक सर्टन रीज़न नहीं है, वेरियस रीजंस हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि ये चारों प्लैनेट जैसे मैंने आपको दिखाया, ये सूर्य से काफ़ी दूर हैं। सूर्य से आप जितना ज़रा दूर जाएंगे वहाँ पर एस्ट्रॉयड, कॉमेट, मीटियोर, इन सब का मलबा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो उस मलबे का एक बेल्ट में कन्वर्ट हो जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन जोवियल प्लैनेट में। दूसरी बात यह है कि मलबे को अट्रैक्ट करने के लिए उस प्लैनेट का मास खुद भी बहुत बड़ा होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर और सैटर्न ये दोनों हमारे सोलर सिस्टम के 2 ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स हैं। जुपिटर नंबर 1 पे है, सैटर्न नंबर 2 पे है। तो यहाँ पे एक थ्योरी सामने आती है रॉच लिमिट की। रॉच लिमिट एक फॉर्मूला है जो हमको बताता है कि अगर एक प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जितना वो बड़ा होगा उसके रेडियस के डबल के डिस्टेंस पे अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो उसके आसपास उससे अट्रैक्ट हो जाएगी और उसके आसपास वो ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देगी। ये रॉच लिमिट का एक डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं, इमेजिन करिए ये सैटर्न है और इसके रेडियस को आप डबल कर दें तो इतने डिस्टेंस पे आपको एक बेल्ट दिखेगी वहाँ पर, और जो भी मीटियोर, जो भी एस्ट्रॉयड आसपास आता है काफ़ी बार, वो इस बेल्ट का पार्ट बन जाता है। और ये बेल्ट ऐसा नहीं है कि सैटर्न के जन्म से एग्जिस्ट करती है। सैटर्न का जन्म माना जाता है 4 बिलियन साल पहले हुआ था और अब ये माना जा रहा है कि ये बेल्ट करीब 300 या 400 मिलियन साल पहले ही बननी शुरू हुई थी। तो सैटर्न ने अपनी एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही लंबा समय इस बेल्ट के बिना बिताया था। अब नासा ने रिसेंटली एक स्टडी के दौरान ये बताया है कि सैटर्न की जो ये बेल्ट है ये आने वाले 100 मिलियन सालों में गायब हो जाएगी, कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, ये बेल्ट ऐसा नहीं है कि अपने आप में कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है या कोई डिस्क है। ये बेसिकली डिब्री है, मलबा है। और मलबा भी सैटर्न का जो मलबा है ये बहुत ही डिस्टेंट टाइप का है। सैटर्न की जो रिंग्स है ज़्यादातर चंक्स ऑफ वाटर आइस से बनी है। अब सिंस ये वाटर आइस से बनी है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सिंस सैटर्न एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी है,
तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अब धीरे धीरे इस रिंग को काट रही है और यहाँ पर जो चंक्स ऑफ वाटर आइस थे, बहुत ही बड़े बड़े जो चंक है वाटर आइस के, उनको वापस सैटर्न की तरफ धकेल रही है। तो सैटर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सैटर्न की ग्रेविटी की तरफ इन चंक्स ऑफ वाटर आइस को ला रही है। उसकी वजह से आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सैटर्न में वाटर रेन हो रही है, आइस रेन हो रही है। बहुत ही तेजी से आइस के क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में छोटे छोटे पीसेस पूरे सैटर्न पे बारिश के रूप में बरस रहे हैं और धीरे धीरे ये रिंग गायब हो रही है। अभी भी इसको कई मिलियन साल लगेंगे कंप्लीटली वैनिश होने के लिए, मगर एक बहुत ही रेयर फिनोमेना हम देख रहे हैं कि एक प्लैनेट की रिंग अब धीरे धीरे जानी शुरू हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सैटर्न के टोटल 62 मून्स है। अब इसको वैसे मून्स हम बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं, सही लैंग्वेज होगी कि इसकी नेचुरल सैटेलाइट है। जिस तरीके से मून चंद्रमा धरती की नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही सैटर्न के पास 62 नेचुरल सैटेलाइट है और इनमें से सबसे फेमस है टाइटन और यूरोपा। यूरोपा फेमस इसलिए क्योंकि माना जाता है कि यूरोपा में बहुत सारा पानी है और वहाँ पे नासा के साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि लाइफ होने के भी चांसेस हैं। टाइटन की अगर हम बात करें तो ये सैटर्न का सबसे बड़ा मून है या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट है। और सोलर सिस्टम का टाइटन सेकेंड लार्जेस्ट मून है। सबसे बड़ा मून सोलर सिस्टम में आपको मिलेगा जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम गैनमेड भी कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। खैर अगर हम बात करें सैटर्न की डिस्कवरी की और इसकी एक्सप्लोरेशन की, तो ओवर द ईयर्स बहुत से स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं सैटर्न की तरफ और आने वाले समय में भी भेजे जाएंगे। जो मेन डिस्कवरी हुई है वो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के दौरान हुई है। हालांकि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का काम सैटर्न को एक्सप्लोर करना नहीं था, इनका काम ये था कि सोलर सिस्टम के बाहर निकले और ओवरऑल जो ऑर्ड क्लाउड है और उसके बाहर जितना वो दूर जा सके वहाँ पे जाएं। तो वो वहाँ पे पहुँच गया, मगर रास्ते में इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस इनको भी स्टडी किया था, तो इनका भी काफ़ी डेटा है जिससे हम सैटर्न को और समझ पाए। फिर है गैलीलियो, ये नासा का एक मिशन था। फिर है उसालिस, ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने मिल के लॉन्च किया था। फिर है कसीनी, बहुत ही फेमस मिशन है, रिसेंटली 2017 में ये बंद हो गया था। इसे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। न्यू होराइजन्स नासा का मिशन, जूनो नासा का मिशन। फिर एक प्लान मिशन है 2022 के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। जो जुपिटर के जो मून्स है जहाँ पे बर्फ जमी हुई है उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक प्रोब लॉन्च किया जाएगा। इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी, नासा का रोल यहाँ पे नहीं होगा। फिर एक मिशन लॉन्च होगा 2025 में, यूरोपा क्लिपर, ये नासा को स्टडी किया जाएगा। खैर ये था पूरा एनालिसिस इस टॉपिक का। सैटर्न के बारे में काफ़ी कुछ हमने जान लिया है। सैटर्न की रिंग्स वैनिश हो रही है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सिंस सैटर्न अपने आप में न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड बाकी जो सारे फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। सो यू आर प्रीटी मच रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।